2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के भीतर जो पत्रकारिता को लेकर ये जो चैनल चले ना फिरौती चैनल क्या लेने वाले हैं, ये पत्रकार नहीं है, कुछ एक बद्दी में है, बद्दी में बड़े भारी हो गए हैं ये। तो कड़वी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं वहां पे यही काल है इस वक्त मीडिया का, ये बदनाम है, कुख्यात है। सदन में बहस हो रही है तो वहाँ एक वर्ग को, एक खास वर्ग को गालियां मिल रही हैं। मैं तो इनको भोंपू मीडिया कहता हूँ। कई बार मैंने कहा ये हुक्का लेकर खड़े हो जाते हैं। राजनीति जहाँ तक दोषी है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया आया तो देश के प्रधानमंत्री ने भी इसे बहुत आगे फैलाया। वहीं जब हदों से बाहर होने लगा तो फिर उन्होंने भी अपने कदम कहीं ना कहीं बाहर खींचे हैं। मेरा एक सवाल है सर कि जर्नलिज्म पर भी सवाल उठे। जिस तरह से मैं हूं, मैंने जर्नलिज्म नहीं किया है, या फिर कुछ और भी होंगे जिन्होंने नहीं किया है, तो अब एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है सर कि क्या नेताओं का कहीं पे कोई स्कूल ऑफ थॉट होता है जहाँ पे ये पढ़े हों, लिखे हों, वहाँ पे ये समझे हों? नेताओं की नज़दीकियाँ जो हैं वो इन्हें फ्रूटफुल रहती हैं बनस्पत इसके कि किसी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे हों। सरकारों की भी बोलियां और पत्रकारों की भी टोलियां एक जैसी दिखाई देती हैं। सरकारें चाहती हैं या राजनीति चाहती है कि उसके रंग का मीडिया हो। ये बैंगन की तरह लुढ़क रहे हैं आज का मीडिया। ये मीडिया के अंदर माफिया है दरअसल, कि मीडिया पिछलग्गू बन के सरकार से कुछ मांग रहा है। इस सदन में चर्चा का विषय बन गया, एक तरह से बहस का विषय बन गया। ये लोकतंत्र का ढहना ही है जो हमें आज सदन में मीडिया पर छिड़ी बहस में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सीरियस हैं, मीडिया को लेकर गंभीर हैं, तो उनको सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए, मीडिया को आप शिमला में जो सरकारी मकान देते हैं रद्द कर दो उन मकानों को। और ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने सरकार से अपने कद और पद से कहीं बड़े मुनाफे लिए हैं, तो वहां सरकार भी गलत है। आज हुक्का उठाए इधर उधर घूम रहे हैं, इन पर बैन लगा दीजिए। ऊल जुलूल हरकत करो, कोई ऐसी वीडियो चला दो, उसको देखने वाले बहुत हैं। अब ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है, चाहे मीडिया पे हो रही है, इसको बहुत कम लोग देखेंगे, इसको समाज भी नहीं देखेगा। कोसने के लिए आ गया। हाँ, सरकार की कॉन्फ्रेंस है या कोई प्राइवेट भी लगा दे तो 100 सीटों पर जो प्रतिष्ठित या मान्यता पर प्राप्त पत्रकार हैं उनको एक भी सीट नहीं मिलती है। तो ये हैं कौन जो जमूरे नाच रहे हैं? नीतिगत फैसले जो कि प्रदेश के हित में हैं और जो आर्थिक हालात हैं प्रदेश के, उनसे आप कितना सहमत हैं सर? कि हमारा सारा का सारा बजट जो है कर्मचारियों की खुशामद में है। तो आपको क्या लग रहा है सर कि मौजूदा दौर में विपक्ष किस तरह का रोल ये कर रहा है? एक नारा दिया था कि कांगड़ा को टूरिज्म की कैपिटल बनाया जाए। मैं इसको व्यापक स्तर में ये ऐसे देखता हूँ कि प्रदेश को ही टूरिज्म का स्टेट बनाया जाए। तो ऊना हमें उन समस्त राज्यों से सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नजर आता है। सर बहुत बड़ी बात है ये ऊना, वहाँ पे क्या खास आपकी नजरों ने देखा कि 27 सालों में बहुत बार हमारे विज्ञापन बंद होते रहे, खुलते रहे। जी, तो कड़वी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे यही डॉक्टर वाई एस परमार के दौर से बात करूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौर तक, तो आपको सुक्खू ये कभी कभी मुझे शांता कुमार की तरह लगते हैं, जी, कभी वीरभद्र सिंह की तरह लगते हैं, कभी प्रेम कुमार धूमल जी की तरह लगते हैं। मैं यहाँ जयराम ठाकुर का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ तो विरोध है, सीधा विरोध है। जो अच्छे फैसले हैं वो कड़वे हैं, उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब ये कहा जाए कि ये जैसे पहले पानी वाले, सड़क वाले, तो इन्हें फैसलों वाला मुख्यमंत्री आंका जा सकता है, क्योंकि बेरोजगार हमेशा अखबारों के सामने, दूसरे संस्थानों के सामने चीखते हैं, सरकारों के सामने भी चीखते हैं। सर, हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जैसे हमारा ही मीडिया है, हम सीधे सीधे प्रदेश के 250 लोगों को रोजगार देते हैं। तो रोजगार तो सरकार ने अगर एक पद पे अगर सरकारी नौकरी देनी हो तो इनका खजाना खाली हो जाता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के भीतर जो पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिन पर बवाल भी उठे, सवाल भी उठे, और वो लगातार वायरल हो रही हैं। पहले जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको उन, अब शब्द कोई नहीं है, उनसे मिलवाएंगे। शख्सियत ये वो सब कुछ पुरानी चीज़ें पड़ गई हैं, लेकिन इसके बाद ऐसे इंसान आपसे मिलवाएंगे जो कि
पत्रकारिता का एक स्कूल ऑफ थॉट जिसे कहा जा सकता है वो है। और सबसे बड़ी बात कि इन मुद्दों पर उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी था। तो पहले ज़रा ये वीडियो क्लिपिंग्स देखें। आजकल एक ही सेल है, जब से हमारे 40 में एक सेल है। अब मैंने पता किया सीआईडी की रिपोर्ट से, मैं वो भी पब्लिक की डोमेन में लाना चाहता हूं कि ऑफिस बने हुए हैं बड़े सुंदर। कहा कि इनकी सीटें 40 होगी और 40 सीटों में हम लोग द्वारा सीट नहीं जीत सके। केंद्र में हमारी सरकार थी, बड़े स्ट्रांग मंत्री थे और ये फिर से 40 होगी। तो इन्होंने एक टारगेटेड कैंपेन मेरे खिलाफ चलाया हुआ है, व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टारगेटेड कैंपेन करवाया। मैंने भी उसकी स्टडी की 1 महीने तक कि कौन कौन से चलते हैं। सब जगह सोशल मीडिया में इनके ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ इनके विंग है और इनके विंग के अपने चैनल है। उन चैनलों में कुछ नहीं होता। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ लिखाया होता और हमारे खिलाफ पूरा शेयर है। कई तो पत्रकार है जिन्होंने जर्नलिज्म की हुई है, ये ना पत्रकार है, ये एक नया प्रकार शुरू हो चुका है। जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं कि ये जो चैनल चले ना, फिरौती चैनल, क्या लेने वाले हैं, ये पत्रकार नहीं है। हम शिमला के सारे पत्रकारों को जानते हैं, हमसे भी विरोध करते हैं, हम उनसे भी विरोध करते हैं कि तुमने गलत लिख दिया। कुछ एक बद्दी में है, बद्दी में बड़े भारी हो गए हैं ये, और कुछ एक जगह ये और हो गया है। और वहां ये इन्हीं को नहीं करते, ये यूट्यूब चैनल जैसे है, ये उन्हीं को नहीं करते, ये माइनिंग वालों के पास चले जाते हैं, ये उद्योगपतियों के पास चलते हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी जो भी है, जो अब पत्रकार जो जर्नलिज्म की भी है, जिसने चला रहा है, जिसके सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई थोड़ी कर रहे, पर जो भी ये चला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार का मतलब है कि जो कानून कहता है हम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि असल में जो अहम बिंदु थे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के क्या थे। और अब मेरे साथ हैं अनिल सोनी जी, जो कि दिव्य हिमाचल के संपादक हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल में जो पत्रकारिता की नर्सरी है वो दिव्य हिमाचल रही है। और दिव्य हिमाचल में जो पत्रकारिता के, जिस तरह से मैं एक सामान्य भाषा में कहूं कि पालन पोषण करने वाले, एक माली की तरह उसको संभाल करने वाले अनिल सोनी जी मेरे साथ हैं। सर, सादर प्रणाम सर। नमस्कार। पहले तो आपको शुभकामनाएं, और मैं अक्सर आपके कई प्रोग्राम देखता रहता हूं, तो आपको शुभकामनाएं, इस अभियान को जारी रखें। जहाँ तक इस क्लिपिंग का प्रश्न है, ये अपने आप में मीडिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल बयान है, इस बयान के अंदर हमारी पत्रकारिता का मर्ज है। और ये मर्ज फैल रहा है ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, जब से ये सोशल मीडिया का एक पहलू, डिजिटल मीडिया को लोगों ने जिन चश्मों से देखना शुरू किया है, जिन ज़रूरतों से देखना शुरू किया है, या जिन उद्देश्यों से देख रहे हैं, उसमें ये सारा का सारा जो काल है इस वक्त मीडिया का, ये बदनाम है, कुख्यात है। और यही वजह है कि आज अगर मीडिया पे सदन में बहस हो रही है तो वहाँ एक वर्ग को, एक खास वर्ग को गालियाँ मिल रही हैं। और इसमें विवेचन जो है सिर्फ राजनीति को नहीं करना है, पूरे मीडिया जगत को आज विवेचन करने की ज़रूरत है। इसका असली चेहरा क्या है और नकली चेहरा क्या है, इस पे गौर करना होगा। जहाँ तक हिमाचल और जो विषय है जिससे सीएम साहब ने उसको उठाया है, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ, लेकिन इस स्थिति तक पहुँचाने के लिए आज की राजनीति, आज का समाज और आज का पाठक वर्ग भी जिम्मेदार है। ये मांग की पूर्ति नहीं है, ये मनोरंजन की पूर्ति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूर्ति है। हमें वो मीडिया तो अच्छा लगता है जब वो हमारे पक्ष की बात करता है या हमारे विरोधी को पलट देता है, लेकिन तब हमें बुरा लगता है जब यही मीडिया दर्पण हमारे सामने रख देता है। जहाँ तक मैं तो इनको भोंपू मीडिया कहता हूँ। कई बार मैंने कहा ये हुक्का लेकर खड़े हो जाते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ
कि ये जो लोग हैं और ये जो लोग जहाँ घूम रहे हैं एक आधा मोबाइल पकड़कर या छोटा सा कोई आइडेंटिटी बनाकर, ये खतरनाक इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि आज इतने पोर्टल चल रहे हैं और पोर्टल जो हैं वो एक ही खबर को एक साम्राज्य बना देते हैं। उनका आज उन्होंने क्या कहा है, कल वो क्या कहेंगे, परसों वो क्या कहेंगे, आज किसका रक्षा कवच बने हैं, कल किसके लिए बंदूक बनेंगे, ये कोई ना नीतियां हैं ना इसके पीछे कोई सोच है। लेकिन इनको प्रश्रय देने वाले भी हमारे बीच हैं। आज होता ये है कि पहले हम जो पत्रकार आते थे उनको बड़े एक सांचे में सशक्त करते थे, उनको जीवन के मूल्य सिखाते थे, उन्हें सामाजिक मूल्य सिखाते थे, उन्हें राष्ट्रीय संवेदना तर्क वितर्क सिखाते थे, तब कहीं जाकर वो लोग एक पत्रकार बनते थे। आज पत्रकार ने मीडिया शब्द को ओढ़कर इसे पूरी तरह बदनाम कर दिया है, क्योंकि और इसके लिए राजनीति जहाँ तक दोषी है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया आया तो देश के प्रधानमंत्री ने भी इसे बहुत आगे फैलाया, जो कि एक सार्थक टिप्पणी हो सकती थी। लेकिन वही जब हदों से बाहर होने लगा तो फिर उन्होंने भी अपने कदम कहीं ना कहीं बाहर खींचे हैं। हमने पीछे भी देखा, जो भी मुख्यमंत्री हिमाचल में रहे हैं उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया को समझा कि ये हमारा श्रृंगार कर रहा है, लेकिन जब वो प्रहार करने लगा तो उनके कदम भी पीछे आए। यही होता ये है कि जो जर्नलिज्म राजधानियों में होने लगा है, या देश की राजधानी में या प्रदेश की राजधानी में होने लगा है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। वहाँ क्योंकि सत्ता का प्रभाव होता है, सत्ता का आकार होता है, सत्ता का प्रश्रय होता है, कई तरह के मंसूबे वहाँ पूरे होते हैं। तो वो लोग जो मीडिया के कवच में अपने आप को सुरक्षित रखने के बहाने ढूंढते हैं, वहाँ मीडिया जो है वो अपनी चाल भूलकर इस तरह की खुराक खाना शुरू कर देता है। यही खुराक जब नैतिकता को चाटने शुरू होती है तो दर्द राजनीति को भी होता है, दर्द सरकारों को भी होता है, दर्द मीडिया को भी होता है। जी, तो सर जिस तरह से आपने कहा कि शुरुआती दौर में पीएम का जिक्र किया कि उन्होंने इसे ये किया, तो यहाँ पर भी ऐसे हालात रहते हैं अक्सर। तो कहीं ना कहीं मीडिया की बात भी आपने रख दी, लेकिन राजनेताओं के बारे में जब ये बात आ जाती है तो मेरा एक सवाल है सर कि जर्नलिज्म पर भी सवाल उठे। जिस तरह से मैं हूँ, मैंने जर्नलिज्म नहीं किया है, या फिर कुछ और भी होंगे जिन्होंने नहीं किया है, तो अब एक सवाल ये भी उठ के आ रहा है सर कि क्या नेताओं का कहीं पे कोई स्कूल ऑफ थॉट होता है जहाँ पे ये पढ़े हों, लिखे हों, वहाँ पे ये समझे हों? नेताओं की नज़दीकियाँ जो हैं वो इन्हें फ्रूटफुल रहती हैं बनस्पत इसके कि किसी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट रहे हों? नेता जो है दुर्भाग्यवश जो राजनीति है वो मीडिया को अकेले अकेले देखती है, उसके समग्र रूप को राजनीति कभी भी स्वीकार नहीं करती है। और मीडिया की समग्रता जो है वो देश के हित में है। समग्र मीडिया एक अलग पहलू है, एक अलग पहचान है। अब आप देखिए सरकारों की भी बोलियां और पत्रकारों की भी टोलियां एक जैसी दिखाई देती हैं। सही बोल रहे सर आप। सरकारें चाहती हैं या राजनीति चाहती है कि उसके रंग का मीडिया हो। आज तो बात यहाँ तक होने लगी कि ये भगवा मीडिया है, ये लाल मीडिया है, ये हरा मीडिया है, ये बैंगनी मीडिया है। तो बैंगनी मीडिया ज़्यादा है कि वो बैंगन की तरह लुढ़क रहा है। तो खतरा यहाँ भी बैंगनी मीडिया का है, ये बैंगन की तरह लुढ़क रहे हैं आज का मीडिया। तो मीडिया कहना इनके लिए बहुत, ये मीडिया के अंदर माफिया है दरअसल। और शायद जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया के अंदर बैठा हुआ माफिया। माफिया तो वैसे सब जगह है माफिया। अब आप देखिए प्रदेश के जहाँ सरोकार हैं वहाँ हर पहलू में मीडिया को माफिया नजर आएगा, तो और माफिया को मीडिया नजर आएगा। तो ये जो है दुर्भाग्यवश आज मीडिया जो है उसका संचालन
एक तो सरल हो गया, दूसरा कठिन भी हो गया है, क्योंकि अगर आपको पूरे नैतिकता से, पूरे प्रोफेशनलिज्म से अगर मीडिया को चलाना है जी तो उसका व्यय है, उसका हिसाब किताब है जो बहुत पैसे की डिमांड करता है। और पैसा क्योंकि सरकारों से आना शुरू हो गया है, और सरकारें पैसों का नाप तोल इसलिए नहीं करती हैं कि मीडिया घरानों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब जैसे हमारा ही मीडिया है, हम सीधे सीधे प्रदेश के 250 लोगों को रोजगार देते हैं। जी तो रोजगार तो सरकार ने अगर एक पद पे अगर सरकारी नौकरी देनी हो तो इनका खजाना खाली हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। हम अगर 250 लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो पत्रकार लोग हैं, हम चाहते हैं वो निष्पक्ष हों, निर्भीक हों, तो उनको जो हम तनख्वाह देते हैं, तो अगर तनख्वाह में सरकारी कोई विज्ञापन आ गया है तो क्या उसके साथ हमारा व्यापार होगा? क्या हम उन तर्कों से सरकार से समझौता करेंगे? यही बड़ा सवाल है सर। या सरकार कोई उपादान नहीं कर रही है? सरकारों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज तो हालात ये हैं कि मीडिया पिछलग्गू बन के सरकार से कुछ मांग रहा है, ये गलत है। मीडिया के अधिकार है तो वो उनको मिलने चाहिए। वो भी एक, अब प्रोफेशनलिज्म वो तो नहीं है कि झोला टांग के कोई पत्रकार चलता था। आज झोला टांग के पत्रकार नहीं चलेगा। आज वो एक प्रोफेशनल है। आप यहाँ आए हैं, किसी गाड़ी में आए होंगे, आपका कैमरा एक क्वालिटी का होगा, आपका माइक एक क्वालिटी का होगा, आपका अपना रहन सहन एक क्वालिटी का होगा, तभी आप समाज में समृद्ध या आपकी एक रिस्पेक्ट होगी। लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है विभिन्न अदारों में आज कम हो जाती है। लोकतांत्रिक जो अदारे हैं उस पे एक जो सत्ता का प्रभाव है वो एक शिखर बनता जा रहा है। जी तो जब बंदा कोई एक शिखर पे जाके बैठ जाए कि मुझे कोई कुछ ना कहे, आप इनकी आपस में बहस देख लो कि सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, कई बार तो दोनों के कमेंट हैं। अभी पीछे भी अभी मैं विधानसभा में देख रहा था, कोई विधायक ये टिप्पणी कर रहा था कि जो आपके पक्ष में कहते हैं वो आपके खरीदे हुए पत्रकार हैं। ये विपक्ष का भी कहना है। तो फिर पत्रकार हुए किसके सर? यानी कि पत्रकार अगर किसी एक पक्ष के, देखिए ऐसा नहीं है सरकार कोई अच्छा काम करती है, अब सुक्खू सरकार ही है, अगर ये कड़े कदम ले रही है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस काबिल नहीं है। अगर हम सरकार के पक्ष में ये कहें कि इनको ओपीएस देना गलत है जी, तो कर्मचारी कहेंगे कि मीडिया बिका हुआ है। अगर हम ये कहें कि फलां जो अधिकारी है वो ठीक नहीं है, फलां जिलाधीश ठीक नहीं है, या सुक्खू सरकार ने ये फैसला सही किया जी, तो विपक्ष यहाँ गलत बोल रहा है या विपक्ष का बाकआउट करना गलत है। तो आप जितने प्रश्न खींचते जाएंगे, आपके ऊपर लांछन देने की परंपराएं भी राजनीति या दूसरे लोकतंत्र के जो दायरे हैं वो करने शुरू कर रहे हैं जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग, अगर नैतिकता का सवाल मीडिया से है तो नैतिकता का सवाल तो समाज से भी है जी। समाज भी आज आप बात कर लीजिए, आप एक पंचायत में अच्छा प्रतिनिधि चुन सकते हैं? क्या आपको सभी एमएलए अच्छे मिले हैं? क्या आपको सभी जो पदाधिकारी हैं वो सही मिले हैं? क्या आपको कोई अधिकारी सही मिल जाता है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं। ये लोकतंत्र का ढहना ही है जो हमें आज सदन में मीडिया पर छिड़ी बहस में दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं इस पहलू को कैसे देखते हैं सर कि सदन में चर्चा का विषय बन गया, एक तरह से बहस का विषय बन गया सर ये? पर दुर्भाग्यवश इनके पास अगर मुख्यमंत्री सीरियस हैं, मीडिया को लेकर गंभीर हैं, तो उनको सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि जो सुविधाएं मीडिया को इन्होंने राजधानी में दी हैं जी, या देश की राजधानी में जो मीडिया को सुविधाएं मिलती हैं, तो वो सारी असली क्या आपको समझते कि हिमाचल के बारे में अगर मीडिया को कोई काम करना हो तो क्या वो राजधानी शिमला से होगा? वो आप करेंगे। सेंट्रल हो चुका। जो आप जैसे पत्रकार हैं जो हर जगह जाते हैं, मैं देखता हूं, आप कभी चंबी चले हुए हैं, आप कहीं सुजानपुर चले हुए हैं, आप किसी गांव में चले हुए हैं, आप किसी खड्ड के किनारे, आप छोटे छोटे विषयों को उठा रहे हैं।
तो मीडिया तो वो है जो अपनी टांग पे चलता है, मीडिया वो नहीं है जब खबर अपनी टांग के साथ चलकर आपके पास आती है। फर्क ये है। तो आज मुख्यमंत्री को जो मैं सुझाव देना चाहता हूं, हाँ, कि सर। आप जो आपने मान्यता के जो अलग अलग नियम बनाए हैं, आप जो मीडिया को आप शिमला में जो सरकारी मकान देते हैं, रद्द कर दो उन मकानों को। मैं कहता हूं आधा मीडिया दुरुस्त हो जाएगा। आधे से ज्यादा शिमला में जो पत्रकार हैं वो सिर्फ इसलिए पत्रकार हैं क्योंकि उनको सरकारी मकान मिलता है। जी जी। और ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने सरकार से अपने कद और पद से कहीं बड़े मुनाफे लिए हैं। तो वहां सरकार भी गलत है। अगर सरकार को वाकई ही मीडिया, सही मीडिया को चुनना है, तो ये जो आज हुक्का उठाए इधर उधर घूम रहे हैं, इन पर बैन लगा दीजिए। एक जैसे हमारा भी सोशल मीडिया, हमारा भी टीवी है, हमारा भी वेबसाइट है। अब आप जानिए, हमारा अभी टीवी का जो कल का मैं देख रहा था, 35 लाख एक दिन में हमें देखते हैं, पर हमारे पास दिन की 50 वीडियोस आती हैं। हमारे पास 20 प्रोग्राम होते हैं स्टूडियो के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं देखते हैं। अब देखिए, आपने भी अगर कोई प्रोग्राम चलाना हो, आप देखिए, आप कोई ऊल जुलूल हरकत करो, कोई ऐसी वीडियो चला दो, उसको देखने वाले बहुत हैं जी। आप एक अच्छी डिस्कशन करेंगे तो उसको, अब ये जो हमारी डिस्कशन हो रही है, चाहे मीडिया पे हो रही है, जी, जी। इसको बहुत कम लोग देखेंगे, इसको समाज भी नहीं देखेगा। कोसने के लिए आगे आ हाँ। जाएंगे सर। उसमें सिर्फ हो सकता है रिएक्शंस आपको आए, लेकिन सही बात यह है कि इन पे बैन लगाएं। आप एक शर्त रखें कि हम उसका पंजीकरण करेंगे जिसके पास ये बेसिक नियम होंगे, जिनके एम्प्लॉयज को कुछ वो मिलता होगा, कोई पगार मिलती होगी। और सिंगल मैन कोई भी संपादक या कोई भी ये नहीं हो सकता है। अगर मैं संपादक हूँ इस समूह का, तो मेरे साथ बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं, मैं उनकी राय से चलता हूं। हजारों बन जाते हैं सर परिवार को जोड़ने के एम्प्लॉय के साथ। तो ये जो है, सबसे पहले कुछ ठोस नीतियां बनानी चाहिए सरकार को। और जो इनकी जो, मैं वैसे भी देखता हूँ, मुझे सारे जो आपका धर्मशाला में भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती होंगी, उसमें मुझे तो ये बताया जाता है कि अगर वहाँ 100 सीट भी लगा दे कोई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, अगर सरकार की कॉन्फ्रेंस है या कोई प्राइवेट भी लगा दे, तो 100 सीटों पर जो प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको एक भी सीट नहीं मिलती है जी। तो ये हैं कौन जो जमूरे नाच रहे हैं? इन जमूरों पे अंकुश लगाने के लिए आपको नीति नियम निर्धारित करने चाहिए, इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये ऐसी पहल होने जा रही है और प्रदेश को भी करनी होगी। इससे मीडिया का भी भला होगा। बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि एक दौर ऐसा हुआ करता था, जो पुरानी सदी ही कह लें, कि जिसमें हिमाचल को अखबारों का इंतज़ार करना पड़ता था कि पंजाब से अखबारें छपकर आएंगी तो उसके बाद जो सारी खबरें हैं वो आम आदमी तक पहुँचाई जाएंगी। तो उस दौर में सोनी साहब जो लोकमत में पहले काम कर चुके हैं महाराष्ट्र में, तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने दिव्य हिमाचल का जो आगाज़ था वो किया। और प्रदेश का पहला अखबार था जिसने एक, जिस तरह से मैंने पहले कहा, कि एक नर्सरी बनाई, और आज उस नर्सरी के जो पौधे हैं वो कहीं वट वृक्ष भी बन चुके हैं, कहीं लगे हुए हैं सारे के सारे, एक नीति निर्धारण जिसमें। सर, आपने शुरुआती दौर में जिस तरह से एक जिक्र किया बीच में कि नीतिगत फैसले जो कि प्रदेश के हित में हैं और जो आर्थिक हालात हैं प्रदेश के, उनसे आप कितना सहमत हैं सर? देखिए, आर्थिक हालात तो सही नहीं है, और इसका दोष सिर्फ अगर सुक्खू सरकार को दिया जाए वो भी सही नहीं होगा। दो मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक नीतियां बनाई थी। उसमें पहले मुख्यमंत्री YS परमार और उसके बाद शांता कुमार ने आर्थिक दृष्टि से संपन्नता लाने के लिए इस प्रदेश को खड़ा किया। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी की भी कुछ बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जिससे हमारे संसाधन बढ़ते। उसके बाद दौर ऐसा चल रहा है कि हमारा सारा का सारा बजट जो है कर्मचारियों की खुशामद में और बाकी जो खर्चे हैं सरकार के अपने, उनको बढ़ाने में ही जाया हो रहा है। हम ऐसी नीतियां नहीं बना रहे हैं। आज की तारीख में अगर प्रदेश को आगे ले जाना है
तो हमें सबसे पहले आय और व्यय का हिसाब अपनी चादर में अपने पांव उस तरह से पसारने होंगे जितनी की चादर है, वरना पांव भी घायल हो रहे हैं। कोई भी सरकार इससे बाहर नहीं आ सकती है। अगर शांता कुमार ने बिजली में मुफ्त रॉयल्टी हासिल की थी तो उसी दिशा में अगर वाटर पर सेस लगाने की सुक्खू सरकार कोशिश कर रही है या दूसरे समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो इसके साथ विपक्ष को भी जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं विपक्ष भी जाकर दिल्ली में ये कहता है कि हमारे जो अधिकार हैं, जो खाका आर्थिक संरचना का खाका बना है जिससे कि प्रदेश की समृद्धि आएगी, उसमें विपक्ष को भी खड़े होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है सर कि मौजूदा दौर में विपक्ष किस तरह का रोल ये कर रहा है, कि सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है कि लोगों की सिंपैथी ली जाए कि आपके ऊपर फलाना टैक्स लग रहा है, फलाना टैक्स लग रहा है, या फिर राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं कि प्रदेश की लॉन्ग रन में नहीं सोचा जा रहा कुछ? नहीं है तो ये राजनीति का जवाब राजनीति ही चल रही है। आप इसमें शांता कुमार, वाई.एस. परमार, प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जो विकास का एक खाका खींचा था, उसके साथ साथ आर्थिकी भी चल रही थी। लेकिन अब ऐसा है कि विकास भी क्षेत्रवाद में देखा जा रहा है और आर्थिकी का ढांचा ऐसा हो गया कि उसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारे संसाधन जो हैं वो हमें सक्षम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सोचना पड़ेगा। अगर सुक्खू सरकार ने एक नारा दिया था कि कांगड़ा को टूरिज्म की कैपिटल बनाया जाए, मैं इसको व्यापक स्तर में ये ऐसे देखता हूँ कि प्रदेश को ही टूरिज्म का स्टेट बनाया जाए। बहुत बड़ी बात कही सर। क्योंकि हमने जो साउथ में, गुजरात में, राजस्थान में और बाकी राज्यों में जो कुछ देखा है, हिमाचल में जब आप प्रवेश करते हैं तो ऊना हमें उन समस्त राज्यों से सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नज़र आता है। सर बहुत बड़ी बात है ये ऊना, वहाँ पे क्या खास आपकी नज़रों ने देखा कि पहले प्रवेश द्वार पे ही रोक लिया जाए टूरिस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े? अब देखिए ऊना में आप देखिए तो सिख टूरिज्म का बेस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन आज तक हमने उस डेस्टिनेशन को देखा ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे मंदिर हैं, ये मंदिर नहीं है, ये धार्मिक पर्यटन की मंजिलें हैं। इनका विकास सबसे पहले होना चाहिए। 80% लोग हिमाचल में जो पर्यटक आते हैं, 80% उनके सिर्फ मंदिरों के लिए आते हैं। मैं सर थोड़ा सा टोकूंगा, मैं जब दिव्य हिमाचल में काम करता था तो सर से ऐसी गाइडलाइन मिलती थी कि धार्मिक पर्यटन, और 90 के दशक की बात है और आज नई सदी में पहुंच गए, लेकिन लाइन लेंथ होती है किसी भी संपादक की, और सर ने वो आज लाइन लेंथ आज भी कायम रखी है सर। इसके लिए तो आपको बधाई दूंगा मैं, बच्चे आपके आगे सर। नहीं, ऐसी नहीं बात है। हमारा भी फ़र्ज़ है, अगर हम मीडिया से जुड़े हैं, हम भी प्रदेश के एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है जी। हमें भी ये सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आर्थिक संकट प्रदेश का है उसमें मीडिया को भी उसका एक पार्टनर बनकर काम करना चाहिए। हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। हो सकता है कभी सरकारें नाराज़ होती रहेंगी, हमारे से भी होती रही हैं। इन 27 सालों में बहुत बार हमारे विज्ञापन बंद होते रहे, खुलते रहे जी। लेकिन ये कारवां ये हमारे प्रोफेशन की मांग है। बिल्कुल सर। हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें भी गालियां मिलती रहें। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि उन्हें गालियां मिलती रहेंगी सरकारें। इसलिए मैं एक और चीज़ यहाँ कह दूँ, जो यहाँ का राजनीतिक सिनेरियो है हिमाचल का, यहाँ बहुत सारे उन्हें कहा मिशन रिपीट होंगे, सरकारें रिपीट होंगी। यहाँ नहीं होंगी सरकारें रिपीट, क्योंकि यहाँ जो नागरिक हैं वो बहुत ही प्रबुद्ध है, वो सिक्का उछालना जानता है और वो सिक्के उछाल रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग और दोहन गलत कर रहा है। तो हिमाचल का नागरिक समाज भी उसका दोषी है। यह भोले भाले लोगों का प्रदेश अब नहीं है, ये बहुत ही जागरूक लोगों का प्रदेश है जो सबसे मजदूरी करवाते हैं। राजनीति इनके घर पानी भरने आती है जी। ये आप देखिए, ये किसी और राज्य में नहीं है।
तो कड़वी बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर नहीं, रहा हूँ। मैं वहां पे यही, सोनी साहब बहुत कम होता है कि किसी फंक्शन में जाएं, लेकिन लोग इंतजार करते हैं कि कब सोनी साहब डाइस पे आएंगे, मंच पर आएंगे और कहेंगे, और उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि मामूली सी आवाज भी कहीं से नहीं आती है। सोनी साहब, ये जो सारी चीजें हुई हैं इस दौरान में, पिछले 2.5 साल अब सरकार को होने वाले हैं, लास्ट सवाल रहेगा सर, आप पिछली सरकारों के बनस्पत इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने एक जवाब दिया कि जिसमें आपने सभी मुख्यमंत्रियों का जिक्र भी किया, लेकिन अगर मैं डॉक्टर वाई एस परमार के दौर से बात करूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौर तक, तो आपको सुक्खू कहाँ से थोड़े से अलग दिख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पहले कुछ रहे नहीं और एकदम से सीएम बने, तो इसमें कुछ डिफरेंशिएशन जो है वो नजर आ रही सर कुछ? सुक्खू जी के व्यक्तित्व में 2 अक्ष दिखाई देते हैं, अभी तक मुझे दिखाई दिए। एक सुक्खू वो जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे, और एक सुक्खू वो जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। इन दोनों के बीच ही पहले तो दूरियां बन गई, जो कि जैसे ही सरकार की शुरुआत हुई वो दूरियां दिखाई देने लगी। वो सरकार की संरचना में दिखाई देने लगी, वो सरकार के प्रदर्शन में दिखाई देने लगी। और जो आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के भीतर एक विस्फोट हुआ जी। और कांग्रेस के बीच लूट हुई भाजपा द्वारा या कांग्रेस खुद लूट गई, इसमें हमें स्पष्ट होता है कांग्रेस खुद लूटी है जी। कांग्रेस को भाजपा ने नहीं लूटा है। तो लूटी है तो जाहिर तौर पे वो जिम्मेदारी भी है और लापरवाही भी है। और वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को थोड़ा सा परिपक्वता, सहजता और संयम से अगर उस दौर को वो आगे बढ़ जाते तो एक सशक्त, देखो सुक्खू के मुख्यमंत्रित्व काल में मुझे इनके भीतर बहुत सारे अक्ष दिखाई देते हैं। ये कभी कभी मुझे शांता कुमार की तरह लगते हैं, जी। कभी वीरभद्र सिंह की तरह लगते हैं, कभी प्रेम कुमार धूमल जी की तरह लगते हैं, तो कभी वाई एस परमार की तरह लगते हैं। मैं यहाँ जयराम ठाकुर का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ तो विरोध है, सीधा विरोध है, तो इन शायद उनका भी अक्ष होगा इनमें। तो ये वैसे अपने अंदर सभी मुख्यमंत्रियों को ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक उनका मंतव्य हो सकता है। लेकिन ये जिस दौर, जिस राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों में हैं, वहाँ सहज होते हुए भी इनके कई असहज होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जरूर इनमें दिखाई देती है कि ये फैसले, अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है मैं मिशन रिपीट करूंगा, नहीं कहा, तो ये शायद इनको निर्णायक बनाती है। जब आदमी ये कहे कि मैं मिशन रिपीट करूंगा तो वो निर्णायक व्यक्ति, निर्णायक तो है जी, पर निर्णय लेने की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इन्हें पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। इस 5 साल के छोटे से कार्यकाल में ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जो बहुत कुछ कर सकते हैं उसे करके दिखाएं, उसे अमली जामा पहनाएं। बहुत सारे फैसले इनके अच्छे हैं, जो अच्छे फैसले हैं वो कड़वे हैं, उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब ये कहा जाए कि ये जैसे पहले पानी वाले, सड़क वाले, तो इन्हें फैसलों वाला मुख्यमंत्री आंका जा सकता है सर। हाँ, फैसले वाले तो हैं और हिमाचली अधिकारों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आर्थिक इन्होंने एक विषय तो उठाया है कि प्रदेश के जो आर्थिक रूप से बहाली हो, जी। उसके लिए इनका संघर्ष काबिले तारीफ है। वो कितना सफल होते हैं, दरअसल एक सीमित समय में बहुत कुछ कर पाना बहुत असंभव सा लगता है। हाँ, अगर इनको अपनी इस क्षमता को और आगे बढ़ाना है तो इनको जो अपनी तरह से टीम जोड़ने की अभी एक थोड़ी सी कमजोरी सी दिखाई देती है
क्योंकि टीम में जो लोग होते हैं उनको टीम की तरह चलाना और उनसे काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, हिमाचल में ये थोड़ा सा मुख्यमंत्रियों का रहा है कि यहाँ जो सरकारें हैं वो मुख्यमंत्री के नाम से चलने लगी हैं। बिल्कुल सही बात सर। तो इस सरकार को मुख्यमंत्री के नाम के बजाय कांग्रेस की सरकार की तरह चलाएं तो फैसले और उन्नत होंगे, फैसले और असली जगह पे पहुंचेंगे और फैसलों को मजबूत करने के लिए इनके हाथ भी सशक्त होंगे। बिल्कुल इतनी महीन बात कही आपने और सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। सर लास्ट में एक सवाल ले रहा हूँ सर, बेरोजगारी वाला मुद्दा, क्योंकि बेरोजगार हमेशा अखबारों के सामने, दूसरे संस्थानों के सामने चीखते हैं, सरकारों के सामने भी चीखते हैं सर, हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें बेरोजगारी में मुझे लगता है कि हमने एक तो पहले शिक्षा ऐसी चुनी, फिर हमने सरकारें ऐसी चुनी, फिर हमने सरकारों के नारे ऐसे चुने कि यहाँ रोज़गार और नौकरी में अंतर बहुत कम रह गया। रोज़गार को रोज़गार की दृष्टि से देखो। अभी मैं देखता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, इस प्रदेश में कितने MBA कॉलेज खुल गए। मुझे एक MBA कॉलेज बता दो जिसके निकले हुए बच्चे आगे कहीं चमक रहे हों। नहीं सर। मैं तो डरता हूँ कि यहाँ जो इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, आने वाले दिनों में कहीं ये जो डॉक्टर निकले हैं ये कहीं मार्केटिंग की नौकरी के लिए अप्लाई ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने शिक्षा का विस्तार एक तो बहुत ज़्यादा कर दिया, अपने कद से ज़्यादा विस्तार कर दिया। दूसरे, हमने शिक्षा में स्वरोजगार और रोजगार का आधार नहीं ढूंढा। तीसरा, देखिए इस प्रदेश में निवेश, जो निजी क्षेत्र में निवेश हो रहा है उसको सार्थक बनाने की ज़रूरत है, उसके साथ सरकारों को खड़ा होने की ज़रूरत है। एक छोटा रेहड़ी वाला 5 लोगों को रोज़गार देता है, पर वो रोज़गार जो है वो निर्यातित हो रहा है, उसका निर्यात हो रहा है, क्योंकि 5 जो लोग हैं काम करने वाले वो बिहार या उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। आप देखिए यहाँ ऐसा भी नहीं है, अब यहाँ नए नए शोरूम खुल रहे हैं, नए नए कुछ हो रहे हैं, तो वहाँ हिमाचली बच्चे काम कर रहे हैं। आप BVN का उदाहरण ले लीजिए, 5-6 लाख लोगों का समूह वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो बाहर के लोग हैं। तो हिमाचली बच्चों में जो उनकी क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। आप अगर इस प्रदेश में 6 IT पार्क खोलते तो यहाँ के बच्चे वहाँ एडजस्ट होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रोजगार के पहलुओं को सजग करने की ज़रूरत है, रोजगार के पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। यहाँ रोजगार तब आएगा जब आप निजी क्षेत्र को सुविधाएं देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और ऐसा रोजगार पैदा करेंगे जिसको यहाँ के बच्चे जिसको धारण करेंगे और उसमें अपना नाम कमाएंगे जी। तो उसमें पर्यटन का क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र चुना है सुक्खू सरकार ने, लेकिन इस राज्य को पूरी तरह से पर्यटन राज्य बना दें ताकि हर पहलू में आपको रोजगार मिले। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया इतने बिजी शेड्यूल में। तो अभी सोनी साहब जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनकी बातों को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर समझिएगा, क्योंकि एक संपादक की जो नज़र होती है, उसका जो नज़रिया है वो बहुत बड़ा होता है। और सोनी साहब तो एक मिसाल है इस चीज़ की, कहाँ पे कैसे क्या हो सकता है। और जिस तरह से मीडिया जगत पर जो चर्चा शुरू हुई उसके ऊपर भी इन्होंने पूरी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।